नमस्कार। आज की जो टॉपिक शुरू करते हैं कक्षा 12वीं इतिहास का। ये जो अध्याय है राजा किसान एवं नगर का। हम मगध साम्राज्य की शक्तिशाली होने का क्या कारण था, जितने महाजनपद हैं उनमें मगध शक्तिशाली होने के क्या कारण थे, इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि मगध साम्राज्य में टोटल जो राजवंश थे, हमने देखा कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और है नंद वंश। उसके बाद देखते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो महान सम्राट जो है अशोक है, इसमें मौर्य वंश के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये मुख्यतः हमको 3 राजाओं का याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का। अशोक के बाद जितने भी राजा हुए वो क्या थे, अकर्मण्य थे या कमज़ोर थे, इस कारण इस मौर्य वंश का पतन हो जाता है 187 में। चलिए, पतन होने से पहले हमें क्या पढ़ना है, मौर्य वंश के स्थापना को पढ़ना है। तो चलिए मौर्य वंश की स्थापना को देखते हैं कि मौर्य वंश की जो स्थापना है उसके पीछे स्टोरी है। स्टोरी करने से काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में तो हमने आपको बता ही दिया है इसको। चलिए, ऑनलाइन क्लास के अलावा हम इसको संक्षिप्त रूप से बताने की बात करें कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा 322 से 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षिप्त नॉलेज पढ़ लेते हैं कि चाणक्य जो थे तक्षशिला के आचार्य थे और तक्षशिला के आचार्य को बुलाया जाता है मगध। जी हाँ, नंद वंश के दरबार में घनानंद रहता है राजा। उस समय घनानंद जो राजा रहता है वह चाणक्य को अपमानित करता है क्योंकि चाणक्य थोड़े कुरूप दिखते थे, चेहरे पर दाग थे, इस कारण उनको अपमानित करता है भरी दरबार में। अपमानित करने के बाद चाणक्य काफ़ी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और घनानंद इसका उपहास निकालते हैं, उपहास करते हैं उनको और बहुत अधिक निरादर करते हैं। तो चाणक्य शपथ लेते हैं कि मैं इस वंश का समूल नाश करके ही मैं अपनी शिखा को बांधूंगा, और शिखा को तब से वो खोल देते हैं और प्रण लेते हैं कि घनानंद तेरा घमंड चूर ना कर दूं, तब तक मैं इस राज दरबार में नहीं आऊँगा तो सिर्फ सेना लेकर आऊँगा। तो घनानंद क्या इसका उपहास उड़ा देते हैं कि एक आचार्य क्या सेना लेकर आएगा, क्या मुझे इतना शक्तिशाली राजा को परास्त करेगा। होता यह है कि चाणक्य दरबार से चले जाते हैं बाहर और चिंतन मनन करते हैं कि आखिर क्या करें, कैसे करें। उसी बीच निराश होकर वो बैठे रहते हैं एक टीले के ऊपर। तो वहाँ पर एक देखते हैं कि गांव के जो बच्चे हैं उनके बीच एक खेल होता रहता है। उस कहानी का जो पटकथा में एक राजा रहता है, वो राजा अच्छे से जो बच्चे हैं जिनका उम्र सिर्फ 8 साल है वो अच्छे से न्याय कर रहा है राजा। ये चाणक्य को अजीब लगता है, वो देखता है कि ज़रूर ये राजा बनने के लायक है। मतलब इस तरह से उस बालक के न्यायप्रियता से खुश हो जाता है और बाद में उसको 1000 दिनार में उसकी माँ से खरीद लेता है। बाद में इसको पूरी तरह से शिक्षा प्रदान करता है, युद्ध विद्या प्रदान करता है। बाद में वह मगध पर हमला कर देता है। मगध पर जब हमला करते हैं तो उस समय वह डायरेक्ट राजधानी पर हमला कर देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं चाणक्य। अब चाणक्य और उनकी सेना और चंद्रगुप्त मौर्य दूर जाते हैं कहीं और। चाणक्य और उनकी जो सेना है और चंद्रगुप्त मौर्य है आगे बढ़ जाते हैं, पराजित हो जाते हैं पहला युद्ध जो होता है उसमें। अब वो जाकर एक जगह वो बैठ जाते हैं। उसी बीच एक देखते हैं कि एक महिला है, एक माँ जो अपने बच्चे को रोटी, सूखी रोटी खिला रही है, गर्मा गर्म निकाल रही है और बच्चे को दे रही है। वो बच्चा क्या करता है, वो बालक क्या करता है, उस रोटी के बीच में हाथ डाल लेता है। जी हाँ, और उसका हाथ जल जाता है। और महिला या जो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तू रोटी के बीच में हाथ क्यों डाला, तू जलेगा। जिस प्रकार से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर बीच में आक्रमण किए, किनारों से आक्रमण नहीं किए, वैसे तुम बीच में हाथ डालोगे तो जलोगे ही। वही हसरत चाणक्य क्या हुआ है। तो चाणक्य की ये बात समझ में आती है कि ज़रूर मुझे किनारों से हमला करना है, मगध का केंद्रीय भाग से हमला नहीं करना है। मगध अब दूसरा सेना तैयार होता है, दूसरा युद्ध की रणनीति तैयार होती है। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के जो किनारे जो ग्राम होते हैं उन पर अधिकार जमाते वो पूरी तरह से मगध को अपने कब्जे में कर लेते हैं और घनानंद को मार गिराते हैं। घनानंद प्रकार से चाणक्य अपना प्रण पूरा करता है, घनानंद को पराजित करता है
और गद्दी पर बैठाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। 322 में गद्दी पर बैठते हैं ये, और 298 में यह क्या लेते हैं, सल्लेखन लेते हैं। जी हाँ, सल्लेखन लेते हैं, इसको मैं बताऊंगा बाद में क्या होता ये है। चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और पराजित करने के बाद संधि होती इन दोनों के बीच कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री होती है हेलेना, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक राज दरबार में एक नया राजदूत मिलता है, किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मिलता है। उसका नाम होता है मेगस्थनीज जो होता है वह इंडिका नामक बुक लिखता है, जो मौर्य वंश की राज प्रणाली, चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता की कहानी को लिखता है इंडिका में। और इंडिका में पूरी तरह से भारत के संदर्भ में पूरी तरह से पर्यावरण, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालते हैं मेगास्थनीज जो है 305 से 298 ईसा तक रहता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती तो यह वापस पुनः चला जाता है यूनान। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य राजकाज करने के बाद, साम्राज्य का विस्तार करने के बाद, भद्रबाहु जो जैन धर्म के गुरु होते हैं उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य किससे दीक्षा प्राप्त करते हैं, भद्रबाहु से। याद रखिएगा, भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और श्रवणबेलगोला जो वर्तमान कर्नाटक में है ना, मैसूर के नज़दीक श्रवणबेलगोला है, वहाँ पर वो सल्लेखन ले लेते हैं। सल्लेखन होता क्या है, जैन धर्म में एक उपवास होता है जिसमें जब तक प्राण ना छूट जाए तब तक वह फॉलो करना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है ना। तो ये एक प्रकार का उपवास है, सल्लेखन, जिसके जरिए चंद्रगुप्त अपना प्राण त्याग देते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है संस्थापक मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र होता है बिंदुसार होता है। बिंदुसार का नाम कैसे बिंदुसार पड़ा, तो आप बता दें कि जैसा ही इनका जन्म होता है बिंदुसार का, उनके माथे पर एक बड़ा सा काले रंग का दाग रहता है, बिंदु के समान जो भी दाग रहा होगा, तो इसका नामकरण उनसे बिंदुसार रख दिया गया था। तो देखते हैं कि बिंदुसार जब राजगद्दी पर बैठा 298 से 273 ईसा पूर्व में, तो ये ईसा पूर्व है, उल्टा चलता है ना, याद रखिएगा। 298 में राजगद्दी पर बैठे और 273 में इनकी मृत्यु हो गई। 273 से 298 से 273 के बीच तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है, जिसको दमन करने के लिए बिंदुसार के जो पुत्र होते हैं अशोक और सुसीम दोनों जाते हैं और दोनों विद्रोह को दमन कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे साम्राज्यवादी नीति की तरह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि कुछ क्षेत्रों में विद्रोह होना स्वाभाविक सी बात है जब उनकी मृत्यु के बाद। तो बिंदुसार के शासन के समय उनकी तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला विद्रोह को शांत करते हैं और एंटियोकस डाइमेकस, मतलब एंटियोकस जो होता है यूनानी राजा जो होता है, वह अपने राजदूत डाइमेकस को भेजता है बिंदुसार के समय। अब देखते हैं बिंदुसार के बाद जो उनका पुत्र होता है अशोक, उन अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक राजगद्दी पर बैठता है, मगर राजगद्दी पर बैठने के बाद वह राज्यारोहण नहीं करता। जी हाँ, मुकुट धारण नहीं करता, क्योंकि वह प्रजा को दिखाना चाहता है कि वह काफ़ी अधिक दुखी है अपने भाइयों की मृत्यु से। इस कारण वह 273 में वह राजगद्दी पर बैठता है, मगर 269 में राज्याभिषेक करता है ना। 269 में, तो 4 साल बाद वह राज्याभिषेक करता है। 269 में राज्याभिषेक किया और उसके 8 साल बाद कलिंग युद्ध करता है 261 ईसा पूर्व में। तो कहीं पर 261, कहीं पर 262 लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है अशोक, ठीक है, क्योंकि कलिंग पर आक्रमण करता है अशोक 261 पूर्व, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर देख लेते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं, जितने भी अभिलेख हैं, 14 अभिलेख हैं जो ब्राह्मणी लिपि में हैं, जो भारत के अभी वर्तमान भारत के अंदर हैं, उसमें प्रत्येक अभिलेख में देव नाम प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया है। इसको तो हमने पढ़ा भी है, प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। तो देवनाम प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें अभिलेखों में। हम देख लें कि मौर्य वंश के बारे में
हम अशोक के बारे में देख लें। अशोक के बारे में देखें तो अशोक के समय एक विजय अभियान चलाया गया था, कलिंग विजय का। कलिंग विजय से प्रश्न पूछे जाते हैं 8 नंबर से या 6 नंबर के प्रश्न बनते ही हैं कलिंग विजय, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2020 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कलिंग विजय पर के क्या कारण थे और उनके क्या परिणाम से प्रश्न पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो कलिंग विजय जो है हम देखते हैं 261 में अशोक के द्वारा किया गया था, कितने राज्याभिषेक के 8 साल बाद। तो देखते हैं कलिंग विजय जो है उसके क्या कारण थे। तो कारण की बात करें तो कारण आपको याद रखना पड़ेगा। पहला साम्राज्यवादी शासक जो था, दूसरा सामरिक दृष्टि, तीसरा सीमा, दक्षिण पूर्वी देशों व्यापारिक संबंध। ये जो 4 पॉइंट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट है साम्राज्यवादी शासक। अशोक जो था वह सत्ता के लिए काफ़ी अधिक लोलुप था, है ना। सत्ता हासिल करने के बाद वह साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अधिक से अधिक साम्राज्य का विस्तार करके वह एक महान सम्राट बनना चाहता था। तो अशोक ने क्या किया, ये जो मगध का जो पड़ोसी राज्य था कलिंग का जो सीमा है और मगध की सीमा दोनों मिली हुई थी, और दक्षिण पूर्वी एशिया में किसी प्रकार का व्यापार करने के लिए उसे कलिंग पर आश्रित होना पड़ता था, क्योंकि कलिंग जो था वह बंगाल की खाड़ी के पास ही था। तो वहाँ से जो बंदरगाह से उसे सामान लाना ले जाना में उसको टैक्स देना पड़ता था। तो मगध का जो राजा बैठा अशोक, मगध का जो सम्राट अशोक था, वो चाहता था कि कलिंग पर वह कब्जा कर ले, जिससे व्यापार संबंध भी अच्छे हो जाए। तो साम्राज्यवादी नीति स्थापित किया, तो साम्राज्यवादी शासक था अशोक। दूसरा कारण है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था कलिंग। जी हाँ, आप सामरिक दृष्टि से देखें कि पड़ोसी जो राज्य है वह शक्तिशाली होता जा रहा है। कलिंग जो राज्य है, वहाँ का जो राजा है वह शक्तिशाली होने का प्रयास कर रहा है, अधिक से अधिक सेना रख रहा है। तो मगध के जो सम्राट है, मगध का जो राजा है अशोक को होता है कि सामरिक दृष्टि से ये मेरे लिए नुकसानप्रद है, इसका मैं उसको पहले से हमला कर दूं। तो ये कलिंग युद्ध होता है, इसके पीछे यही कारण है। सामरिक दृष्टि में काफ़ी अधिक सेना भी मिल जाती है अशोक को। तो तीसरा है सीमा। सीमा जो है कलिंग और मगध की सीमा आपस में लगी हुई थी। परिणाम स्वरूप क्या था, यह साम्राज्यवादी नीति के तहत उसको हथियाना चाहते थे अशोक। हम देखें दक्षिण पूर्वी देशों व्यापारिक संबंध। दक्षिण पूर्वी देश से चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, कंपूचिया हो जिसको बोलते थे, इससे व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना अति आवश्यक था अशोक के लिए। क्योंकि हम देखें जब डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर कलिंग है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर कंपूचिया, कंबोडिया, थाईलैंड सब है जहाँ से व्यापार किया जाता था। तो ये मगध है, मगध तो समुद्री क्षेत्र से जुड़ा नहीं था, मगर उसको कलिंग जो है, जो बंदरगाह है वह चाहता था। कलिंग जो राज्य है उसमें बहुत सारे बंदरगाह थे जो उससे व्यापार कार्य किए जा सकते थे। तो ये कारण है, इम्पॉर्टेंट है। 4 कारण जो डिस्प्ले हो रहा है आपको, इसको देख सकते हैं। साम्राज्यवादी शासक, सामरिक दृष्टि, सीमा और ये। अब कलिंग विजय में तो अशोक की विजय हो जाती है, अशोक जीत जाता है। तो आखिर परिणाम क्या होता है, परिणाम को देख लेते हैं। परिणाम में देखते हैं कि इसके परिणाम टोटल हैं 8 परिणाम है। 8 परिणाम है, तो याद रखना पड़ेगा। तो पहला, तोसली साम्राज्य का हिस्सा, जो कलिंग की राजधानी तोसली थी वह साम्राज्य का हिस्सा हो गया, किसके, मगध साम्राज्य का हिस्सा हो गया। और एक शक्तिशाली जो शहर था तोसली, वह मगध का अंग बन गया। जी हाँ, हम देखते हैं भयंकर रक्तपात। इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और कितने लाख लोग अपाहिज हुए और तकरीबन 1.5 लाख जो के लोगों को बंदी बना दिया गया था। तो हम देखते हैं कि भयंकर रक्तपात हुआ था। मन परिवर्तन, इस युद्ध के बाद अशोक का मन परिवर्तन हो जाता है। मन परिवर्तन के रूप में देखें हम कि इतना अधिक मार काट, इतना अधिक रक्तपात, इतने अधिक लोगों का विधवा होते देख अशोक का मन परिवर्तित हो गया। वह हिंसा की मार्ग की ओर चल बैठा और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, हम देखें बौद्ध धर्म को का अनुसरण कर लिया, है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिया अशोक ने। हम देखें कल्याणकारी योजना के अंतर्गत देखें कि कलिंग विजय के बाद वह अशोक जो था कल्याणकारी योजना चलाता था, जैसे कि सड़कों के किनारे वृक्षों को लगवाना, है ना, परोपकारी कार्य करना, और यहाँ पर जो थे बहुत सारे सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना और परोपकार करना, मतलब इसमें था वृद्धों की सेवा करना। आगे हम पढ़ेंगे धम्म चलाया अशोक ने, उनका अलग से धम्म था। ठीक है, धम्म की बात करें तो अशोक ने धम्म चलाया। सभी धर्म, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, या सनातन धर्म हो, या ब्राह्मण धर्म हो,
वैष्णव धर्म, सभी शाखा सभी धर्म के अच्छाइयों को उन्होंने लिया और धर्म चलाया, जिसका मेन उद्देश्य था क्या, सर्व धर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम और मानव कल्याण। ये 3 इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, धर्म का। हम देखें विदेशी मैत्री है ना, विदेशी मैत्रीपूर्ण मतलब जो विदेशी शक्तियाँ थी, जो विदेशी राज्य थे, विदेशी देश थे जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, मतलब उसके पड़ोसी देश आते थे, उनके प्रति क्या था, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। तो अशोक क्या चाहते थे, उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, तो इससे क्या होगा, उनका जो साम्राज्य है वो शांतिपूर्ण स्थापित रहेगा। अगर कहीं पर किसी प्रकार का युद्ध होता है, विद्रोह होता है, तो इससे अहिंसा की जो इनकी नीति थी वह खत्म हो सकती थी, मतलब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद। तो देखते हैं विदेशी मैत्रीपूर्ण नीति, इस कारण यूनान से भी अच्छा संबंध स्थापित किया इन्होंने। हम देखें अगला कि धर्म, अशोक का धर्म क्या है। अशोक का धर्म में देखते हैं, अशोक के धर्म में 3 है, सर्व धर्म संभाव, सर्वधर्म है ना, सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, मानवता का कल्याण है। तो धर्म के 3 मेन बुनियाद है। तो पहला हम देख सकते हैं कि पहला सर्वधर्म संभाव है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, मानवता का कल्याण। तो टोटल 3 पॉइंट आते हैं इसमें, 3 पॉइंट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। और आगे हम देखें कि धर्म का मेन उद्देश्य क्या था। धर्म का मेन उद्देश्य था प्राणियों की हत्या ना करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना और वृक्ष सड़कों के किनारे लगाना, ये तो था इनका। मगर वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्र नौकर और जितने भी परिचित हैं, परिजन हैं, सबके प्रति अच्छा आचरण रखना, और क्या है, अल्प व्यय करना और अल्प संचय करना। अल्प व्यय मतलब मितव्ययिता बना, मतलब कम से कम खर्च करें, कम से कम संचय करें, है ना, उसका अधिक से अधिक परोपकार करें। तो ये इनका धर्म का मेन उद्देश्य था। तो अशोक के धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा अशोक के धर्म में जो दूसरा शिलालेख है और जो 7वां शिलालेख है, इसमें धम्म के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसमें जो धम्म है, दूसरा शिलालेख में अशोक खुद पूछता है कि धम्म क्या है, तो उसका आंसर उन्हें दिया है इसी शिलालेख में, द्वितीय शिलालेख में। और 7वें शिलालेख में धम्म के पूरी तरह से व्याख्या की है। हम इसके बाद देखें कि कलिंग विजय के बाद धम्म को देख लिया। धम्म ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा था, धम्म को कलिंग विजय बोर्ड एग्जाम में पूछा था, तो 8 नंबर के प्रश्न इससे पूछे गए थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भावी एग्जाम के लिए। हम देखें अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख की बात करें तो ये भी सप्लीमेंट्री एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो दिसंबर 2020 में हुआ था, इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। अशोक के अभिलेख को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, शिलालेख में हम देखते हैं कि शिलालेख में टोटल 14 शिलालेख मिले हैं, जिसमें 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। अफगानिस्तान में अरामाइक और यूनानी भाषा, मतलब यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया। पाकिस्तान में जो अभी है वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ। जबकि हम लोग उत्तराखंड के किसोली से मैसूर तक देखें, कर्नाटक तक देखें, तो उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो टोटल 3 अभिलेख है, शिलालेख और स्तंभलेख और गुहालेख। टोटल 3 शिलालेख मतलब अभिलेख हैं। अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। शिलालेख मतलब जो शिलालेख में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों में उकेरा गया जो लेख है, शिलालेख है। हम लोग स्तंभलेख में देखें कि विशेष प्रकार का कोई किसी भूमि पूजन हो गया या मंदिर का निर्माण हो गया, किसी के दान हो गया, तो उस समय जो स्तंभ का लेख लिखा गया था उसमें स्तंभ लेख हो गया। गुहा लेख में देख सकते हैं कि बहुत सारी गुफाओं में हमने लेख देखा है, हमने खोजा है, उसको देखा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये कंधार हो गया, शाहबाज गढ़ी हो गया, यहाँ पर खरोष्टी में लिखा गया है, कंधार में अरामाइक लिपि में लिखा गया है, भबरू हो गया, गिरनार हो गया, सोपारा हो गया, सन्नती, कलिंग, सांची सबसे बड़ा अभिलेख है यहाँ पर, सारनाथ हो गया, ये भी काफ़ी बड़ा अभिलेख है ना। बहपुर, टोपरा, कलसी, मेरठ, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, सहस्राम, तो ये अभिलेख हैं। इसमें अभिलेखों में सभी चीज़ समाहित है, मतलब अभिलेखों में शिलालेख समाहित है, स्तंभलेख समाहित है, गुहालेख समाहित है। तो ये प्रश्न बने हुए थे अभिलेख। तो अभिलेख में आखिर क्या लिखा है? अभिलेख में अपने राजा मतलब अपने देवनामप्रिय लिखा, मतलब अशोक ने अपना नाम को देवनामप्रिय के रूप में संबोधित किया। इसकी जो लिपि थी 4 लिपि थी, इसकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा की थी, है ना। तो ये प्रश्न पूछे गए थे कि अशोक के अभिलेख की क्या विशेषता थी, तो आपको भाई इन्हीं चीज़ों को बताना है।
और इस अभिलेख में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, इस अभिलेख में धर्म का अर्थ को बताया। इस अभिलेख में अशोक ने धर्म के विभिन्न रूपों को, मतलब सभी धर्म से समाहित रूपों को व्याख्या की और परोपकारी कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई गई थी उसको उन्होंने वहाँ पर उकेरा है ना। हम देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मौर्य काल में, मतलब मगध साम्राज्य के बाद देखते हैं, सब तो हो गया, इम्पोर्टेंट है ये। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रशासन को। मौर्य वंश के जो प्रशासन में 4 भाग थे, तो केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन। तो ये 4 प्रशासन हैं, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगर शासन, ग्राम शासन। ये 2 नंबर के प्रश्न में पूछे गए हैं, है ना, कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी। तो आपको बताना है 4 भागों में, पहला केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन, नगर शासन, ग्राम शासन। तो ये जो आगे का जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है, गुप्त साम्राज्य है, अगला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतने तक ही। धन्यवाद।